बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसवरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। तो उन्हीं ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि पाकिस्तान में सियासी, माशरती और हकीकी तब्दीली कैसे मुमकिन है। हम बात करते हैं पाकिस्तानी मुआशरे की, उसमें सियासत की, उसमें जो माशरती रद्दोबदल है, जो तब्दीलियाँ हैं, वो किस तरह हम पैदा कर सकते हैं। वो यकीनन वो तब्दीलियाँ तभी आ सकती हैं, हकीकी तब्दीली तभी मुमकिन हो सकती है, हकीकी कामयाबी तभी मुमकिन हो सकती है जब हर कौम का हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेगा और इसके साथ साथ अपने साथ जो है वो मुखलिस रहेगा, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेगा। जब वो अपनी इस्लाह करता है उसके बाद ही वो मुआशरे की इस्लाह कर सकता है। और दौर हाजिर की जहाँ तक हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद साइंसी दौर है, जहाँ हम बेशुमार तरीक़ों से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बेशुमार जो है वो मसाइल हमें दरपेश हैं। तो किस तरह उन मसाइल से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकते हैं। और अगर हम सियासी रद्दोबदल की बात करते हैं या सियासी तब्दीली की बात करते हैं, तो उसमें एक आम आवाम का, एक आम फ़र्द का क्या किरदार है, कैसे वो अपने किरदार को पॉजिटिविटी उस किरदार को अदा कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं मुआशरे में इस वक्त होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो मुआशरे में तब्दीलियाँ हमें देखने में आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है, हमारे कौम का बेशतर हिस्सा जो है वो जराइम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजूहात है? क्या उनके गोल सेट नहीं है? क्या तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत बेहतर तरीके से नहीं की जा रही? इसके साथ साथ देखते हैं कि मुआशरे के अंदर ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा जन्म लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है। तो किस तरह इन तमाम तब्दीलियों से, इन तमाम जो मनफी तब्दीलियाँ हैं, इनको पॉजिटिव तब्दीलियों में हम चेंज कर सकते हैं, उस पर आज इन डिटेल बात की जाएगी कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तालीम और तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह हम मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह अपनी इस्लाह की जा सकती है, कैसा हर कौम का हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। तो स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि बदलते हुए मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ हमें अपने ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना है, और वो यकीनन तभी हो सकता है जब हम अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस की तरफ से जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए बर वक्त उनको अदा करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, माहिर तालीम
हैं एहसन मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत्सवरा में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर नफ्सियात हैं सिद्रा चौधरी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सवरा में खुशामदीद। थैंक यू। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ऐसे सब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सियासी, माशरती और हकीकी तब्दीली, हकीकी तब्दीली किसे कहते हैं? देखिए जी, हकीकी तब्दीली तो तब आती है जब आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें और उसका इम्पैक्ट आप देखें। ठीक है। देखिए, एक मुआशरा जो है वो एक यूनिट से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और यूनिट जो है वो एक शख्स है, और एक शख्स से एक घर बनता है, उस घर से एक फिर सोसाइटी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर मुल्क बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो दुनिया में होती है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हमें तब्दीली हकीकी लानी है तो उसके लिए एक वर्ड है, ह्यूमन कैपिटल। इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल। जब हम वो करेंगे तो वो तब्दीली आएगी। देखिए, एक तरफ हुक्मरान है, एक तरफ कौम है। हुक्मरान जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ सही कर रहे होंगे, अपने ख्याल में सही कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन जो रियलाइजेशन है राइट एंड रॉन्ग की, वो जो अवाम साइड है वहाँ पे बहुत लैक करती है। तो जब हम वो सीखना शुरू करेंगे, वो कैपेसिटी बिल्डिंग आएगी, तो फिर हम कहीं पे जाके हकीकी तब्दीली की बात करेंगे, जो कि सरफेस पे आएगी, कि जिससे एक आम आदमी जो है वो उठ के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। अभी तो देखिए ना कि एक आम आदमी की कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें पाकिस्तान लेवल पे, बड़े शहरों में तो फिर आप कुछ कह सकेंगे कि लोग कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं। सही। लेकिन मैथ्स तो हमारा 80% 70% तो विलेजेस में है। बिल्कुल। अगर आप एक उनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देखें तो निग्लेजिबल आ जाएगी आपके पास। तो जब एक बड़े मैसेज की जो कंट्रीब्यूशन है वही नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो खाली मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा जो पैराडाइम शिफ्ट है ना वो चाहिए, मेंटल पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है। फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे टू द वे दैट विल टेक अस टू द राइट ट्रैक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिद्रा साहिबा, आप क्या कहती हैं? आपकी राय जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में सियासी और माशरती लिहाज से क्या अहमियत है? बिल्कुल महविश, आज का टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्योंकि सियासी लेवल पर भी तब्दीली की बात की जाती है, इनफरादी तौर पे भी तब्दीली की बात की जाती है, और माशरती लेवल पे भी तब्दीली की बात की जाती है। तब्दीली एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, या एक ऐसा, यानी कि कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही रात में आप रात को सोएं और सुबह उठ के तब्दीली आ जाए, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत मेहनत चाहिए होती है। और एक माहिर नफ्सियात होने के नाते जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने इस माशरे के अंदर देखा है कि तब्दीली के लिए, जैसे एहसन साहब ने फरमाया कि ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ता है, मुझे लगता है कि उसी लेवल पे शुरू करना है। लेकिन करना क्या है आपने कि उनकी सोच को, उनके रवैयों को और उनके किरदार को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें कि जो भी माशरे आज जिन्हें हम एग्जाम्पल समझते हैं, कि अगर हम चाइना को देखें या जापान को देखें या फिर हम और जिन्हें आइडियलाइज़ करते हैं, तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने अपने माशरों की सोच बदली। और जब तक सोच नहीं बदलती है तब तक तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं है, जिसकी एग्जांपल हमारी सियासी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि खान साहब ने कैसे नारा लगाया तब्दीली का, लेकिन जब वही सोच दोबारा से उनके इर्द गिर्द जमा हो गई तो वो तब्दीली नहीं लेके आ सके। तो जब तक आप वो जो कहना चाहिए कि जो प्रीवियस स्टेट ऑफ माइंड है या वो सेट ऑफ माइंड के साथ आप चलते रहेंगे, तब्दीली कभी भी मुमकिन नहीं है। अब कहना बड़ा आसान है कि जी सोच बदलें, किरदार बदलें और रवैये बदलें। इनको बदलने के लिए आप हर इंसान का किरदार है, उसमें माँ बाप का भी किरदार है, उसमें टीचर्स का भी किरदार है, उसके अंदर सियासी रहनुमाओं का भी किरदार है, और उसके अंदर मीडिया का भी किरदार है। और हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने एक टारगेट बनाना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारी यूथ है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा चंक है वो हमारे पास मौजूद है। अब यूथ नाम है एनर्जीज़ का, फिजिकल एनर्जीज़ हैं, साइकोलॉजिकल
فزیکل انرجیز ہیں, ایموشنل انرجیز ہیں, اور ان کو تبدیل کرنا آسان ہے, نہ کہ ہمارے بزرگوں کو, کیونکہ ان کی کچھ ویلیوز ہیں اور کچھ نارمز ہیں اور کچھ ایتھکس ہیں جن کو وہ بدلنا نہیں چاہتے. تو نوجوان نسل کو ہمیں ذہنی طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نوجوان نسل کو ذہنی طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن کس طرح, کیونکہ یہ یوتھ ہی ہمارے قوم کا مستقبل ہے. تو اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ پاکستان میں سیاسی, معاشرتی اور حقیقی تبدیلی کس طرح ممکن ہے. آج کے ٹاپک پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ہماری تیسری گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, شمائلہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم. خوش آمدید کہیں گے آپ. میں ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ہیں؟ شمائلہ صاحب, آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان میں سیاسی, معاشرتی اور حقیقی تبدیلی کیسے ممکن ہے. ہمارے باقی مہمانوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. میں بھی سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ضابطہ اخلاق, ضابطہ حیات موجود ہے وہ تو قرآن پاک ہے. بے شک. ہم جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کی صورت میں. بالکل. اور اگر ہم اس کو جیسے اب نصاب میں قرآن پاک کو جو ہے ناظرہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو فرض ایک طرح سے وہ ہمارے لیے کر دیا کہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں, جب تک آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی, تو وہ ہمارے لیے کمپلیمنٹری نہیں رہا, اب ہمارے لیے لازمی ہو گیا ہے نصاب میں. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں, اس کو سمجھیں, تو اپنے اندر چینج لایا جا سکتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ ہماری جو دور حاضر کی تعلیم ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. احسن صاحب, تعلیم و تربیت کی بات کی, شمائلہ صاحبہ نے تعلیم کی طرف اشارہ کیا, اور دور حاضر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم جہاں تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں, تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ تعلیم کے اندر بھی تبدیلی بہت ضروری ہے. بیان کیجیے. جی, تعلیم میں ڈیفینیٹلی تبدیلی ضروری ہے. ابھی جیسے میڈم نے کہا کہ ایک تبدیلی جو ہے جو کہ پازیٹیو ہے, جس کو بڑے اچھے ہاتھوں سے لینا چاہیے پوری قوم کو, وہ یہی ہے کہ جو قرآن پاک کا نصاب جو شامل کیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ تبدیلی کا سفر ہے نا, یہ بیسیکلی سٹیپ وائز ہوتا ہے, یہ ایک دم جمپ نہیں لگتا ہے, اور تب سکسیس ملتی ہے. کہ اگر آپ کو سکسیس چاہیے تو آپ کو, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیویجول بیسس پہ کام کرنا ہے, تو آپ کو ایفیشینٹ ہیومن ریسورس چاہیے. اور ایفیشینٹ ہیومن ریسورس کیسے آئے گا, اس کے لیے ڈسپلن چاہیے, ڈسپلن کے لیے اچھی ہیبٹس چاہیے, اچھی ہیبٹس کے لیے اچھے پرنسپلز چاہیے. وہ پرنسپلز کہاں سے آئیں گے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے, ہمیں کوئی ڈگ آؤٹ نہیں کرنا, کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے, قرآن و سنت میں گیون ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم سب یعنی روشنی ہوتے ہوئے, نور ہوتے ہوئے ہم بھٹک گئے, تو ہماری غلطی ہے یہاں پہ. تو جیسے ابھی میڈم نے فرمایا, بڑا رائٹ انہوں نے بات کی کہ اگر اس نور کو, روشنی کو ہم پکڑ لیں گے تو ہم ان اندھیروں سے نکل سکتے ہیں یقیناً. اچھا, اب یہ دیکھیے جو ہیبٹس ہیں, یہ ہیبٹس انڈیویجول لیول پہ جب چینج ہوں گی تو معاشرے میں چینج آئے گی. ٹھیک ہے, اگر مجھے یہ ریئلائزیشن ہے کہ ایک انسان ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے مجھے, وہ اس کا لیول کیا ہے, تو میں ایک سرٹن حد سے نیچے کی سوچ نہیں سوچوں گا. ٹھیک ہے, میں وہ جو اپنے اندر ایک ڈفرنس رکھوں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں, ایک انسان ہوں, تو میرا جو لیول ہے تھنکنگ کا وہ اتنا ہونا چاہیے. تو وہ جو کسی بھی چیز کے لیے جو کمبینیشن ہے نا, نالج, اسکل کا اور کمٹمنٹ یعنی ولنگنیس کا, یہ پھر میں اپنے اندر پیدا کر سکوں گا. بالکل. آپ گوگل کر لیجئے گا اس چیز کو کہ ہم اسی کی اسلام کی اگر اس میں چلے جائیں کہ 2 ارب 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. کتنے لوگ ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے. بالکل. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو طریقہ نہیں آتا. یعنی نالج اور اسکل دونوں ہیں, سب ہیں. بالکل. لیکن بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جو نماز پڑھتی ہے. کیوں؟ ولنگنیس نہیں ہے.
اور یہ جو ولنگنیس ہوتی ہے یہی دنیا اور آخرت کا جنت اور جہنم بناتی ہے. تو ابھی ہم جس جہنم میں دنیا میں ہیں میں اس کو کہوں گا یہ ہماری اپنے کرتوت ہیں, یہ اپنی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ ولنگنیس نہیں ہے. ابھی آپ نے ریسنٹ واقعہ دیکھا وہ جو کراچی کا ہوا برننگ کا, اس کے اندر جو سٹوریز آپ کو مختلف ملیں گی اس میں سے ایک سٹوری یہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی بہت زیادہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر ایک بہت ایسا مینیجر ہو جو ہمیں بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہو تو ہم تو چاہیں گے کہ اس سے جان چھڑا لیں. تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے. یقیناً ایسی سوچ کو ہم بدلیں گے. سدرا آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے لوگ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں, ڈپریشن, انزائٹی پائی جا رہی ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس جایا جائے, اس سے کاؤنسلنگ کی جائے, ان کی جو ایسے لوگ ہیں جو ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, تو ہم اس میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیشتر طبقہ ڈپریشن کا شکار ہے, اور وہ ڈپریشن پھر ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے مہوش کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کو کنیکٹ کروں گی کہ بدلنا تو ہم سب کو چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدلتے. تو یہ سب سے بڑا ڈپریشن ہے اور یہ سب سے بڑی ایک کولیکٹیو لیول پہ ہماری جو ہے وہ سٹریسفل سچویشن ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, ٹالرنس کی پرابلم ہے, ہم لوگ فرسٹریٹڈ عوام ہیں, اگریشن ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. ہمیں ایک اشارے پہ کہا جائے کہ تم لوگ رک جاؤ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا رستہ اختیار کریں یا اشارے کو توڑ دیں. تو جتنی بھی مہذب قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رولز اور ایتھکس کو فالو کرتی ہیں. جو لوگ ایتھکس اور رولز کو فالو نہیں کرتے وہ پھر اشرف المخلوقات نہیں ہیں, وہ جانور ہیں, کیونکہ ان کے لیے کوئی ایتھکس نہیں ہے, ان کے لیے کوئی نارمز نہیں ہے. لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے کچھ بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں جن کے اوپر ہم نے چلنا ہے, اور جب تک ہم ان کے اوپر نہیں چلیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے ہیں. مجھے اس فیلڈ میں کافی عرصہ ہو گیا اور میں نے جو دیکھا کہ لوگوں میں ڈپریشن جو ہے وہ کیوں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے, اور وجہ یہ ہے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں ہم وہ بولتے نہیں. جسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسے منافقت کا نام دیا گیا ہے. تو اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے, تو اسے کہتے ہیں اپروچ اوائڈنس کنفلکٹ. تو یہ کنفلکٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے سامنے تو پریٹینڈ کرتے ہیں جی ہم بہت تہذیب یافتہ ہیں, ہم لوگ بہت جی پازیٹیو ہیں, ہم اس معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہیں, لیکن جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں, کیوں ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ مومن کا امتحان اس کی تنہائی میں ہے, کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو پھر ہماری حیوانیت نکل کر آتی ہے, پھر ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکل کے آتی ہیں جو آپ کی اصل پرسنالٹی ہوتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے مہوش کہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ تناؤ کا, دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ بیماریاں جو صحیح معنوں میں اسلام کا پیروکار ہے اسے یہ نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا توکل ہی اتنا ہوتا ہے اپنے خدا کے اوپر, اور وہ سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتا ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور اس کے اندر اس کا کردار جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس کے اندر اس کے کردار کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تبدیلی آپ کا ایک انٹرنل پروسیس ہے کہ انٹرنلائز آپ جب تک نہیں کریں گے. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ پورا پاکستان صاف ستھرا ہو اور میں خود گندگی پھیلاؤں تو کبھی بھی پاکستان صاف نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ایگزامپل بنانا ہوگا, اور پھر دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلیں. بالکل, پہلے اپنی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. شمیرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. معاشرتی جو اس میں بگاڑ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی لیول پہ ہم دیکھا جائے تو سیاست کو الزام دینے سے پہلے قوم کو, ہم سب کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنا مخلص ہیں. اچھا دیکھیں, سیاست میں یا کسی بھی جگہ پہ کون ہے, بیسیکلی تو ہم پہلے ایک انسان ہے, انسانیت آتی ہے, پھر ہمارا مذہب آ جاتا ہے, پھر ہماری وہ باؤنڈریز آ جاتی ہیں جس کانٹیننٹ میں ہم رہ رہے ہیں, اس کی نارمز ہیں, اس کے کلچر ہیں, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. ریلیجن کوئی بھی غلط بات نہیں سکھاتا, اور ہر ریلیجن کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عزت کرنی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. وہ ایک کافر عورت کے گھر جا کے جو کوڑا پھینکتی تھی اس کی بھی تیمارداری کرتے تھے, اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. لیکن حکومت نے دیکھیں ایک بہت بڑی مثال, ایک اچھی قائم کی کہ مارنے والوں کی نسبت انہوں نے بچانے والوں کو ایک ایوارڈ دے کے ایک موٹیویشن دی کہ جی آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. لوگ اب یہ سوچیں گے کہیں پہ بھی کسی بھی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا, کوئی مار کھا رہا ہوگا, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے,
تو ہمیں اگر ہم اس کو مذہب کی طرف لے کے جائیں تو پہلے تو ہمیں وہ حدیثیں زندہ کرنی چاہیے, ان حدیثوں پہ فالو کرنا چاہیے, ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے, ہم پہلے ان کو فالو تو کریں. ہم اس بات پہ چلنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم ایگریشن اور ایگریسونیس اپنی دکھاتے ہیں, تو ہم کہیں کا ڈپریشن کہیں نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح شاید کوئی ایک ساروں کے ساتھ مل کے شاید ہم اس طرح کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بخشے کوئی جائیں گے. خامی جس کو ہم دبانا چاہتے ہیں. شمر صاحب آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان میں سیاسی, معاشرتی اور حقیقی تبدیلی کیسے ممکن ہے. آج کے ٹاپک پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی شمر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انفرادی ہمیں پہلے اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے نا, چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں یا ہم کسی درسگاہ میں ہیں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, تو ہمیں اپنے اندر انفرادی پہلے چینج لانا ضروری ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے میڈم نے بھی کہا کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی رائے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ سب سے پہلے دوسروں کی رائے کو تو ہم بلڈوز کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. ہم اپنے اندر چینج تو لے کر آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلیجن کے حساب سے بھی اور اپنے چینج کے حساب سے بھی ہم جب اپنے اندر بہت چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہو گئے ہیں. تو یہ جب تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ بھی ہمیں ختم کر دیتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے ایک نقصان دہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ ہمارا ریلیجن بہتر ہے, ہم ایز اے انسان بہتر ہو گئے ہیں, تو ہم دوسروں کی رائے کا احترام ختم کر دیتے ہیں, ان کی ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے, ان کی رائے کی, ان کی کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں. تو ایکسیپٹنس ہونی بہت ضروری ہے, ہر مذہب کی ایکسیپٹنس ہونی ضروری ہے, ہر رائے کی ایکسیپٹنس ہونی ضروری ہے, ہر پارٹی کی ایکسیپٹنس. سیاسی اگر حوالے سے بات کریں تو کئی جگہوں پہ میں اپنی پچھلی حکومت کی کچھ اچھے کاموں کی تعریف بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ کام اچھے کیے. جہاں ہم بہت ساری تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم اصلاح بھی کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے بھی کبھی کبھی ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. یقیناً تعریف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں کوئی اچھے خدمات سر انجام دے رہے ہو, اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہو. احسن صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. معاشرے کے اندر تکبر, منافقت اور بد اخلاقی, بد امنی جیسی فضا قائم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار مسائل جو ہیں جن کا رجحان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, کیسے ان مسائل کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ایک حقیقی تبدیلی سامنے آ سکے؟ اس میں پھر بات وہی ہے کہ علم کی کمی ہے کہ تکبر دیکھیں ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے اندر جو لچک ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک درخت ہے اگر وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے اور اس میں لچک نہیں ہے تو ہلکی سی ہوا یا طوفان آئے گا تو وہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ لچک میں ہوتا ہے, بالکل وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. اور جو بالکل ایسے سیدھے بانس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ پھر اگین وہیں پہ جائے گا بیس کے اوپر کہ ہمارے جو گیون پرنسپلز ہیں ہمیں ان کو جاننا ہے, ان پہ کام کرنا ہے, اور وہ جو تبدیلی ہے حقیقی اس کا سفر مجھ سے شروع ہوتا ہے. میں ایک انڈیویجول, کیونکہ دیکھیں ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ حکمرانوں کو بلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کریں خود کو, کیونکہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی نا ویسی حکمران ہوں گے. بالکل. تو یہ تو دو رائے ہی نہیں ہے. تو اگر حکمران خراب ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہیں گے میں خراب ہوں, کہ اگر میں صحیح ہوتا تو حکمران ٹھیک ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں کیا ہے کہ خالی ہم انگلی ایسے کر کے رکھیں کہ نہیں یہی خراب ہے, تو یہ اپنی طرف بھی کر لینا. یہاں سے جب تبدیلی آئے گی تو معاملے ٹھیک ہوں گے. یہ جو آپ نے تکبر والی بات کی, یہ ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں, ہم اپنے گھر, ڈرائنگ روم, یہ اسٹوڈیو ہے, ہم اس کو صاف رکھتے ہیں, ڈیکوریٹ رکھتے ہیں. ہم نے ایک یہ جو دل ہے نا ہمارا, یہ ہماری روح کا گھر ہے. بے شک. تو جب ہماری روح کا جو گھر ہے وہ ہم نے صاف ہی نہیں رکھا ہوا, اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے, تو پھر ہمیں
जैसे अभी सिद्रा कह रही थी कि एंजाइटी भी होती है, टेंशन भी होती है, वो इसीलिए होती है कि अननोन रीजंस की वजह से कि वो बेचारी रूह अंदर तड़प रही है कि यार मेरा घर तो साफ करो, मुझे तुमने गंद में रखा हुआ है। तो इसीलिए बेचैनी और तकब्बुर और इस तरह के जितने एलिमेंट इस वजह से आते हैं। बिल्कुल। तो हमें वो जो क्लींसिंग प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट करना है, और वो दिल से स्टार्ट होगा, फिर वो यहाँ पे दिमाग में आएगा, और फिर वो मुआशरे में हम लोगों को दे सकेंगे। बिल्कुल। अदरवाइज हम इसी गोल चक्कर में फिरते रहेंगे कि नहीं नहीं तुम खराब हो, वो कहेगा नहीं तुम खराब हो, नहीं वो खराब है, तो ये मामला तो फिर कभी सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। सिद्रा साहब, इनफरादी सतह पर हमें अपनी इस्लाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपनी इस्लाह कर लेंगे तो यकीनन मुआशरा तब्दील हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इनफरादी तब्दीली कैसे मुमकिन है, ये एक सवाल है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोगों को बता सकते हैं कि ख़ुद को कैसे तब्दील करना है। सबसे पहले तो लोगों को सुनने की आदत डालें। आजकल ये बहुत अलमिया बनता जा रहा है कि हम लोग किसी को सुन भी रहे हैं तो जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, और हमारे अंदर बर्दाश्त का अंसर जो है वो बहुत कम है। अब आप देखें कि तलाक हो रही हैं, बच्चों में कन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के साथ, या फिर टीचर की समझ नहीं आ रही। वजह क्या है कि हम लोग किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। और फिर जो दूसरा पॉइंट है अपनी इनफरादी तब्दीली के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपने क्या करना है कि किसी भी शख्स के पास बैठे हैं, लेट्स सपोज कि मैं आपके पास बैठी हूँ, तो मैं आपको कहूँ कि मैं 1 घंटे से महविश के पास बैठी हूँ, लेकिन उस 1 घंटे में मैं 50 मिनट मोबाइल फ़ोन यूज़ करती रही हूँ, तो मैंने आपको क्वालिटी टाइम नहीं दिया। तो उस्ताज़ा से गुजारिश है, पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अगर आप के ज़िम्मे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे क्वालिटी जो है क्वालिटी टाइम दें, और क्वालिटी के लिहाज से उसको चेक एंड बैलेंस करें और उसको मॉनिटर करें। और फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी इनफरादी तब्दीली से ज़रूरी, वो ये है कि आपने क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द जो भी आप एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, बेशक वो 10 रुपए की सूरत में है या वो एक प्लांट लगा के की सूरत में है, आप ज़रूर करें। सही। और फिर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं तो आप फिज़िकली भी हेल्दी हैं, इमोशनली भी हेल्दी हैं, स्पिरिचुअली भी हेल्दी हैं। अपनी जहनी सेहत को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। अब आप देखें कि सुसाइड बढ़ती चली जा रही है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन, इसके अलावा और बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर ड्रग एडिक्शन का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो क्या है? क्योंकि हम एस्केप ढूंढ रहे हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे हम चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और हमने इर्द गिर्द अब जितने भी लोग हैं, बेशक वो मेच्योर एज में है, वो यूथ है या बच्चे हैं, आप हर किसी को देखें कि उन्हें शॉर्टकट की दौड़ के अंदर वो भाग रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर जब भी आपने कोई मकाम हासिल करना है ना, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर वो शॉर्टकट से आपको मिल भी जाती है तो वो परमानेंट नहीं है। हमें अपने बच्चों को, हमें आने वाली नस्ल को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत का आदी बनाना है, और मेहनत करने में कोई हार नहीं है। अगर आपने MA भी कर लिया है और अगर आपको एक पकोड़ों की रेहड़ी भी लगानी पड़ी है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो इसमें कोई यार नहीं है, क्योंकि हमारे मज़हब ने कहा है कि आप नौकरी करने के बजाय कारोबार के अंदर ज़्यादा मौके हैं। तो आजकल जो मैं अपनी यूथ के अंदर देखती हूँ कि उनके अंदर ना एक इगोइस्टिक रवैये बहुत हैं कि मैं ये क्यों करूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने इतना मैं जो आ गई है। तो ये जो मैं है ना, ये शैतान के अंदर भी थी, और उसका आप हाल देख लें कि अल्लाह ताला ने फिर उसको मरदूद करार दिया। तो इस मैं से निकलें, और ये जो झूठी अना और झूठी खुदगर्जी और झूठी अपनी एक आइडियल सेल्फ बनाई हुई है, इसके इमेज से बाहर निकलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। ये जो एक मैं का अलमिया हमारे अंदर जन्म ले चुका है, यकीनन इससे छुटकारा हासिल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो गरूर, तकब्बर, मुनाफ़क़त जैसी अलामात हमारे अंदर पाई जा रही है, ये हमारे साथ साथ हमारे मुआशरे को भी बिगाड़ का शिकार बना रही है। हमारे मुआशरती जो निज़ाम है वो भी दरम भरम होता हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक कौम का एक फ़र्द होने के नाते अगर हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते तो यकीनन वो हमारे मुआशरे में भी उतार चढ़ाव का बायस बनेंगे। तो किस तरह हम अपने मुआशरे को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे ख़ुद को कामयाब बना सकते हैं, कैसे मुआशरे में ये जो बेशुमार बुराइयां, बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सत श्री अकाल। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान में सियासी, माशरती और हकीकी तब्दीली कैसे मुमकिन है। यकीनन आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही गौर व फिक्र का हामिल है, और अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हैं, हकीकी तब्दीली देखना चाहते हैं, तो इनफरादी तौर पर अपनी इस्लाह करनी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एहसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, सिद्रा साहिबा हमारे साथ हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शुमैला साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। शुमैला साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम अपने पाकिस्तानी मुआशरे को सियासी लिहाज से कामयाब देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक आइडियल लीडरशिप की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल, लीडरशिप तो देखिए हमारे तो स्टार्ट से ही अगर आप शुरू हों तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आप बात करते हैं, बीइंग अ मुस्लिम तो ज़ाहिर है हमारे हमेशा लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी एक उनका बयान था कि हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए, पाकिस्तान का हसूल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ एक ऐसी रियासत बनाना है जिसमें हम दीन और दुनिया में अपनी आज़ादी के साथ, शख्सी आज़ादी के साथ जी सकें। वो जो इनफरादी आज़ादी है, इनफरादी आपकी जो एक सोच है, उसके सबसे पहला तो आपको हक मिलता है वोट के थ्रू, कि आप सियासी किसी भी पार्टी को जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके मंशूर को फॉलो करते हैं, जिस भी लीडरशिप को आप फॉलो करते हैं, आप उसको वोट देने का हक है आपको। ये हक आपको आपका इनफरादी हक है जो आप इस्तेमाल करते हैं। और वहीं से आपकी लीडरशिप की चॉइस जो है वो आपके सामने आती है कि आपने जिसको चूज़ किया है वही ज़ाहिर इक़्तिदार में आते हैं। और डेफिनेटली ज़ाहिर लीडर को हम फॉलो करते हैं, उसके मंशूर को फॉलो करते हैं, चीज़ों के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैं अपनी पार्टी के सारे मंशूर को फॉलो करती हूँ। मेरा ये नहीं है मकसद कि मुझे कुछ मिले, मैं ये कहती हूँ मैं क्या सर्व कर सकती हूँ। जो हमारी किसी भी सियासी जमात में एक मेयार होता है कि आपने कौम के लिए क्या सर्व करना है, आपने लोगों को क्या देना है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन। एहसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुल्क की तरक्की और माशरती इस्लाह तभी मुमकिन है जब लोगों के अंदर शऊर होगा, लेकिन कैसे? जी बिल्कुल जी, ये शऊर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि सही और गलत क्या है, उस वक्त तक तब्दीली या इस तरह का कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना बहुत यानी दूर की बात लगती है, ख्वाबों की बात लगती है। ये फिर मैं कंटिन्यू करूँगा शुमैला साहबा की बात को कि लीडरशिप का जो ये काम है उसका ये विजन होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो उसकी अपनी टीम है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ पे फ्लॉज हैं, उनको कैसे दुरुस्त करना है, ठीक है, और पूरी आवाम जो है उसकी जो मेंटेलिटी है वो कैसे है, उस मेंटेलिटी को कहाँ से ट्विक करना है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारी यही ट्रैफिक हमारी ये सड़कों पे जीटी रोड पे चलती है, बस आम आदमी, ट्रक्स, जब ये लोग मोटरवे पे एंटर होते हैं तो वो बड़े सुलझे हुए ड्राइवर बन जाते हैं। व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है कदरे बेहतर, रेट ऑफ लॉ है। अभी इस्लामाबाद की ट्रैफिक है, पूरा एक जंगल बना हुआ है, कोई उल्टा कोई सीधा, कोई किसी को परवाह नहीं है, पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये आना ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बाय द वे पीटीआई को मैंने बड़े शौक से वोट दिया और उनके काफ़ी अच्छे कामों को मैंने सराहा भी और लोगों के सामने डिस्कस भी हुई। तो मैं हमेशा ही कहता था, देखें कहते महंगाई होगी, मैंने कहा महंगाई होगी क्योंकि देखिए जब आपने कर्ज उतारना है ना, तो वो आपने वो पैसे इकट्ठे करने लोगों को देने, महंगाई तो होगी। लेकिन मुझे एक शौक लगा बहुत बड़ा, जो भी आपने लीडरशिप की जो हम बात कर रहे हैं, वो मुझे शौक उस वक्त लगा कि एक सेइंग है जी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, तो उसको मछली पकड़ना सिखाएं। ठीक है, अगर आप उसको मछली एक दे देंगे ना तो एक वक्त में खाएगा और ख़त्म। बिल्कुल। वो शौक क्या था? वो शौक ये था कि जब लंगर खाने खुले, मैंने कहा इस कौम को फ़कीर बना दिया जाएगा कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी है। सड़कों पे बैठे हुए मजदूर जो हैं वो आपको मिलना बंद हो गए क्योंकि उनको 2 वक्त का खाना मिलना शुरू हो गया। हम ये सोचते हैं कि अब खाना मिल रहा है, काम करने की क्या ज़रूरत है। घर में काम करने वाली औरतों ने अपने रेट बढ़ा दिए क्योंकि खाना तो वहाँ से मिल जाता है। सही है, ठीक है। तो ये जो मेंटेलिटी है ये मेरा ख्याल से बहुत बड़ा नेगेटिव एक स्टेप था फ्रॉम आवर लीडरशिप, कि उनको ये सोचना चाहिए था और अब भी सोचना चाहिए कि ये कहीं हम कौम को फकीर तो नहीं बना रहे, क्योंकि हम तो उसी लाइन पे चलने वाले हैं।
अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो एक अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि भाई आप ये जो सड़कों पे बैठ के मजदूरी करते थे, वो जो हाथ से काम करते थे, उसकी जो बरकत और इज्जत है वो ये फ्री के खाने में नहीं है, नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो लीडरशिप का बहुत बड़ा किरदार है जी, जहाँ आवाम का किरदार है वहाँ लीडरशिप का भी बहुत बड़ा किरदार है, ये हैंड इन हैंड चलता है। सही। तो इस तरह की एक बड़ी एग्जाम्पल थी जो मैंने दे दी, और भी बहुत सारी हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई शेयर हमारा साथी कर देगा। यकीनन। सिद्रा साहब आपकी तरफ आते हैं, मुआशरे में जहाँ हम जदीद टेक्नोलॉजी साइंसी दौर में रह रहे हैं, वहाँ पे मुआशरती लिहाज से बेशुमार मसाइल सामने आ रहे हैं, तो इस जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह इससे फ़ायदा मज़ीद हम हासिल कर सकते हैं और पॉजिटिव वे की तरफ अपने मुआशरे को ला सकते हैं? देखें, हमेशा ये बात कहती हूँ मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि चीज़ कोई भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। अब देखें, एक छुरी है, वो फ्रूट काटने के काम भी आ सकती है और वो किसी इंसान को कत्ल करने के काम भी आ सकती है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है कि आप इसको पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं और आप इसका नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो हैं, चूँकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो जिस भी चीज़ के पीछे पड़ते हैं वो फिर उसका एंड देख के वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, दुनिया में जितनी भी कौमें तरक्की की हैं, उन्होंने आईटी सेक्टर में अपनी जो इनकी कहना चाहिए कि अपने आप को इन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अप टू डेट किया है आजकल की। लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का मेयार ये है कि माएँ कहती हैं जी हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता जब तक उसके सामने कार्टून ना लगे हों या उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। ये गलत पर्सपेक्टिव है, इसको हमें चेंज करना होगा। कोविड में हर छोटे बच्चे के पास, स्कूल गोइंग बच्चे के पास उससे एक्सपोजर हुआ कि उसने ज़िंदगी में पहली बारी जाना कि जो लैपटॉप है इसका पॉजिटिव जो है वो पर्पस भी है कि हम इस पे क्लास ले सकते हैं, हम इससे लर्न कर सकते हैं। उससे पहले तो आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों को ये अवेयरनेस ही नहीं दी थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो पॉजिटिव मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत अहम है कि जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी आपकी फ्यूचर आउटकम्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपने इससे क्या फ़ायदा निकालना है। अब फ़ायदा किस किस्म का हो सकता है? आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, आपके पास एक इतना, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ही करना चाहते हैं, आपके पास सारी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आपके पास सारी बुक्स मौजूद हैं, उनकी समरी मौजूद है, आप जाएं, आप जाके सीखें। और फिर जो आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो देहातों में रहते हैं, उनके पास नहीं है इतनी एक्सपोजर, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन है। एक स्टेटिस्टिक्स जो थे वो पाकिस्तान के कुछ यूँ थे कि वॉशरूम कम है और मोबाइल ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि हर जो गरीब से गरीब बंदा भी है उसके पास भी मोबाइल है, तो लेकिन लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे सिलेबस के अंदर डिजिटल लिटरेसी से जो चीज़ें हैं वो ऐड करें, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हम अपने आप को कैसे लिटरेट कर सकते हैं, और ताकि हम पूरी दुनिया में गलत चीज़ें देखने में तीसरे और पाँचवें नंबर पर ना जाएं, बल्कि हम एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्योंकि फिर वही बात है महविश कि हमारे पास है यूथ ज़्यादा और वो अपनी एनर्जीज जो है वो ज़ाया कर रही है। अब आप बच्चों को देखें कि वो गेमिंग एडिक्शन का शिकार हैं, वो इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हैं, वो सेल्फी एडिक्शन का शिकार हैं। इंटरनेट एडिक्शन जो है वो नफ्सियात के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, जो कि बच्चों की ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रही है, उनका अटेंशन स्पैन ख़राब कर रही है, उनकी परसेप्शन ख़राब कर रही है। और आजकल आप बच्चे देखें कि वो फिज़िकल एक्टिविटी से ऐसे दूर भागते हैं, और मोबाइल फ़ोन आप उनको 10 घंटे भी दे दें तो वो लेके बैठे रहेंगे। उससे क्या हो रहा है कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है। और यहाँ पर पेरेंट्स की और फिर दोबारा टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम लोग बच्चों को खींच कर निकालें उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर वो सारा दिन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम लोगों को, जैसे अब हम लोग समझ रहे हैं कि हम दूसरों को ही सिर्फ सबक दे रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें और इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखें। आजकल डिजिटल ऐप्स आ गई हैं जो कि आपका टाइम मॉनिटर करती हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में वो ऐड करें और देखें कि आप दिन में कितना टाइम जो है वो इसको दे रहे हैं। क्योंकि जितना टाइम आपने स्क्रीन टाइम को दिया उसने आपकी साइकिक एनर्जीज़ को कंज्यूम किया, और जो साइकिक एनर्जीज़ हैं वो आपकी इन फ्यूचर जो है वो बहुत से आपके आउटकम्स हैं या आपने बहुत से काम करने हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप 5 मिनट के लिए स्क्रॉल डाउन करने बैठते हैं और 2 घंटे ज़ाया करके आप उठते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने इसका पॉजिटिव यूज़ करना है और अपने बच्चों को भी इसका पॉजिटिव यूज़ सिखाना है। यकीनन ये हमें समझने की ज़रूरत है और वालिदैन का इसमें बहुत अहम रोल है। और जहाँ हम पाकिस्तान में सियासी, माशरती और हकीकी तब्दीली की बात करें तो वो तब्दीली तभी मुमकिन है जब हम इस तब्दीली को अपने घर से शुरू करेंगे। तो मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान में सियासी माशरती और हकीकी तब्दीली कैसे मुमकिन है। आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। शुमारा साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर हम बात करते हैं माशरती तब्दीली में तो उसमें जो पाकिस्तानी सियासत है उसका क्या किरदार है, क्या जिम्मेदारी है और क्या वो रोल अपने प्ले कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एहसन साहब की बात का जवाब दूंगी कि इन्होंने थैंक यू कि हमारी पार्टी को वोट दिया और आज हम इक़्तिदार में हैं। और पार्टी का काम है, उसका फ़र्ज़ है कि जब उनको सिलेक्ट किया है अवाम ने तो वो अवाम के लिए सर्व करे। उसमें बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं। वो इक़दाम अकेले किसी प्राइम मिनिस्टर ने अकेले बैठ के नहीं बनाए होते, उसमें पूरा एक शूरा होता है, इसमें सब लोग बैठते हैं, उसमें मुशावरत होती है, फिर कहीं जाके कोई इक़दाम सर अंजाम दिए जाते हैं। अब इन्होंने बात की लंगर खाने की। लंगर खाने का कॉन्सेप्ट हरगिज़ ये नहीं है कि लोगों को मजदूरी से रोका जाए, लोग काम ना करें और उनको 2 वक्त की रोटी मिले और बस उसके बाद बैठ जाए। ठीक है। मैं BBF10 में F11 में डिफरेंट चौक्स पे देखती हूँ मजदूर, और सुबह के टाइम अक्सर बैठे हुए होते हैं, मिलते भी हैं, क्योंकि मैंने भी अपने घर की रेनोवेशन करवाई, मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर चीज़ों की। कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, उसके पीछे विजन क्या है? देखिए, शहरों में दूर देहातों से, गाँवों से, कस्बों से लोग आते हैं मेहनत करने के लिए। बिल्कुल। या तो मजदूर मेहनत करेगा और अपने घर भेजेगा खाना, या वो कहीं पनाहगाह में किसी जगह पे जाके रहेगा तो ज़ाहिर है उसको खर्चा होगा बहुत ज़्यादा। कहीं चारपाई लेके रहते हैं किसी होटल में किसी जगह पे, तो उनका वो खर्चा एक्सपेंस भर जाता है। तो ये भी रियासत मदीना का ही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ सदका खैरात आप में हम कोई भी जाके वहाँ खाना दे सकते हैं और हम वहाँ खाना खा भी सकते हैं। वो खाने का मेयार बहुत अच्छा रखा गया है, उसके डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है। खाने के लंगर खाने के साथ साथ वहाँ पे पनाहगाह का भी क़याम है। अब जैसे बारिशें शुरू हो जाती हैं, सर्दियां हैं, मौसम क्लाइमेट चेंज है, हमारा तो मुल्क ऐसा है जहाँ पे हर कुछ अरसे बाद मौसम चेंज होता है, बारिशों का सीज़न आता है, तो बारिशों में मजदूर किधर जाके मजदूरी करेगा, वो कहाँ रहेगा? अब वो वापस अपने गांव भी नहीं जा सकता, उस पर भी खर्चा उसका आना है, उसकी सफ़र के ऊपर भी पैसा खर्च होना है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक ईजी उनको वे दिया कि जहाँ पे वो पैसे कमा के अपने घर की कफालत के लिए भेज सकें। सही। और ये भी रियासत मदीना का ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप जाएं, मैं जैसे बहुत साल मिडिल ईस्ट रही हूँ, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है मौजूद कि खाना भी मिलता है, हुकूमत खुद उनको चेक एंड बैलेंस करती है। वहाँ कपड़े भी दिए जाते हैं, जैसे मेरे आपके हम लोग अपने पुराने कपड़े वहाँ पे जाके दे दें और लोगों को मिल सकें। तो ये कॉन्सेप्ट के पीछे एक पूरा विजन है रखा गया, और मेहनत से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मेहनत का तो खुद कहा है हमारे दीन ने भी और हमारे मजहब ने भी ये बात की है कि मेहनत करें। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे सिर्फ ये है कि जो दूर दराज से इलाकों से जो मजदूर आते हैं उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके और वो उनका खर्च ना हो, वो वहाँ पे रह सकें पनाहगाह में, और उसका स्टैंडर्ड अच्छा रखा गया। सही से। ऐसे जब दौरे हाजिर के अंदर अगर हम देखें तो बेशुमार जहाँ मसाइल सामने हैं, तो ऐसे और कौन से वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मुआशरे को खुशहाली की तरफ ला सकते हैं और वो जिस हकीकी तब्दीली की हम बात करें वो हकीकी तब्दीली मुमकिन हो सकती है? देखिए, मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत बचपन से बहुत सारी दुनिया फिरने का मौका दिया, और अल्टीमेटली फिर बाहर रहते हुए जो लोग होते हैं ना, उनकी ये चाहत होती है कि अपने मुल्क में जाएं और जो बाहर से सीखा, जो देखा, वो जाके इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें होता ये है कि लोग कहते हैं जी कि वेस्ट इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ जी ये पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? इसलिए कि आज भी आप चले जाएं, आप एक फ़्लाइट लें, दूर ना जाएं, दुबई चले जाएं, एक ऐसा राउंड लगा के वापस आ जाएं शाम को, आपको 50,000 ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, आप कहेंगे ये तो वहाँ है, हाँ यहाँ नहीं है। ठीक है, ये गैप क्यों है, ये फलां ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक्सपोजर है, जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे यानी अपर क्लास है या मिडिल अपर क्लास है, जो ये ट्रैवलिंग करते हैं, जो देख के आते हैं उन चीज़ों को, वो कम से कम और कुछ नहीं तो अपने एक सर्कल में तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना जी। बिल्कुल। तो ये दिए से दिया जलता है। अगर मैं खाली ये कहता रहूँगा कि यार ये मेरे घर में के बाहर जो स्ट्रीट है, इसके अंदर किसी घर का लॉन सही नहीं है और सबसे गंदा मेरा लॉन हो, ठीक है, या लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो 2 चीज़ें हैं जी। एक नंबर 1 के एक पर्सनल एहसास, दूसरा रिट ऑफ लॉ। हमारे मुल्क में रिट ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। हम वो लोग हैं कि जो, देखिए मैं आप एग्जाम्पल, हमारी जो फ़्लाइट यहाँ से चलेगी लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद से, और फिर वो लैंड करे लंदन में
वो लैंड करे सऊदीया में, दुबई में, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी बड़े एक अच्छी कौम बन जाती है। और वही फ्लाइट जब वहाँ से इस्लामाबाद आती है या लाहौर लैंड करती है, तो वो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी जंगल से निकल के आ गए हैं। ठीक है, ना लाइन होती है, ना तरतीब होती है, मार कुटाई होती है। अभी आपने रिसेंटली देखा वो लोग, वो जो माँ बेटे के साथ लड़ाइयाँ, वो धींगा मुश्ती हो रही। यानी हमें बहुत अच्छी कौम है, बन सकते हैं, लेकिन हमें दोनों तरफ से गाइडलाइन चाहिए। सड़क होती है ना, सड़क, हमें ये एहसास दिलवाना है कि अगर आपने गाड़ी चलानी है तो रोड के ऊपर चलानी है। दोनों तरफ अगर उतारेंगे तो एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल, हमें ये एहसास दिलवाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा रेट ऑफ लॉ से। बिल्कुल। दुनिया में ट्रैफिक चालान इतने हाई हैं कि मैं और आप भी एक ही दफ़ा देंगे, दूसरी दफ़ा नहीं देंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप जो मर्जी कर दें, सिग्नल तोड़ दें, 100 रुपया चलान आ जाता है। अभी वही चलान है, वो भी महज से 150 रुपया है। ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही आप चलान रखें ना जी 5000 रुपया, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक कैसे ठीक नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हमें ये चीज़ें तो बड़ी अपेरेंट है ना, पूरी दुनिया में सबको पता है। तो आप वो करें। अगर लोग ये कहते नहीं जी चलान आपने ज़्यादा कर दिया, ठीक है, आप लोगों से कहें भाई हम तो चलान लेना ही नहीं चाहते आपसे। बिल्कुल, ये तो ज़्यादा इसलिए कि आपको एहसास हो कि ये गलती है। यकीनन। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप इस तरफ आए ना। तो इस तरह से हमें इन चंद एक चीज़ों को, क्योंकि मैं ट्रैफिक की बार बार बात इसलिए करता हूँ कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, किसी शहर में उतर जाएं, किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं 10 मिनट और ट्रैफिक को देखें कि कैसे बिहेव कर रही है। आपको उस सोसाइटी का पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंजाइटी कितनी है, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पे एजुकेशन कैसी है। ठीक है। तो मैं तो इसी से सारा दिन बड़ा परेशान होता हूँ ऑफिस आते जाते कि यार हमारा तो ये ट्रैफिक का हाल ये है कि हर बंदा जल्दी में, हॉन्किंग हो रही है, आगे हट जाओ, लाइटें दी जा रही हैं, यानी हर बंदे को बर्दाश्त नहीं है, जल्दी हर एक इंसान को बर्दाश्त नहीं है। और अगर कहीं गाड़ी थोड़ी बहुत लग जाए तो बस फिर एक तू मैं और उसके बाद जो होता है सबको पता ही है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जी कि जो हमें अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करनी है, विच इज़ रेट ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, हमें ग्रास रूट लेवल से लोगों को अवेयरनेस देनी है कि वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अभी आपको एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ चलते चलते। आप ये देखिए, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये जो सुजुकी गाड़ियाँ वो जो बनी होती हैं, ठीक है, वैसे तो हम बड़ा ख्याल रखते हैं, मर्द औरतें इनका इखलात, उनका मिलना। उन वैगन्स के अंदर औरतें और मर्द इस तरह घुसे होते हैं कि जैसे मुर्गियाँ घुसी होती हैं। ठीक है। और वो आपस में टच भी हो रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये किधर कहाँ गई हमारी सोच? हमें यही नहीं पता कि एक मुर्गी की वैन जा रही है और एक बंदों की वैन जा रही है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? तो इस लेवल से हमें उठाना है अपने आप को। तो अ लॉन्ग वे टू गो। मैंने एक बहुत यानी मेरे दिल में आप समझें कि इतना दुख हुआ। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, उनकी वीडियो थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी। वो बात कर रहे थे करप्शन के ऊपर। ठीक है। और उनने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उनमें बहुत करप्शन है, और नाम लिया पाकिस्तान का कि देखिए जी पाकिस्तान वैसे तो 2 नंबर पे करप्शन में, लेकिन मैंने सुना ये है कि नाइजीरिया क्योंकि नंबर 1 पे है तो पाकिस्तानियों ने नाइजीरिया को पैसे दिए कि नंबर 1 पे तुम आ जाओ। लेकिन इसमें तो हमारा बहुत अहम किरदार है कि हम इंडिविजुअली तौर पे खुद को हम बेहतर बनाना शुरू कर दें, अपनी तालीम और तरबियत को सामने लेकर। इसी तरह से आपकी तरफ आते हैं, चूँकि मुआशरे में चूँकि नफ्सियाती लिहाज से हमें काबू पाने की बड़ी ज़रूरत है, तो इसमें तरबियत का बहुत अहम रोल है। और मुआशरे को चूँकि हकीकी तब्दीली की तरफ हमने लेकर आना है, तो हकीकी तब्दीली के अंदर हम ज़हनी तनाव का जो शिकार है उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, जो हमारी यूथ है उनके जो गोल्स उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। चूँकि ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, तो हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहें कि खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि पाकिस्तान में सियासी माशरती और हकीकी तब्दीली कैसे मुमकिन है। सीधा साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि आखिरी सेगमेंट है, टाइम शॉर्ट है। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की थी कि किस तरह अपने मुआशरे के अंदर जो ज़हनी दबाव की एक जो शरह बढ़ती जा रही है उससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं ताकि मुआशरा जो है वो एक हकीकी तब्दीली की तरफ जाए। बिल्कुल महविश, सबसे पहले तो ये कि हमने अपनी जो टैबू नहीं बनाना कि अगर आप जहनी तौर पे बीमार हैं तो ये कोई मसला नहीं है, इसका इलाज भी दस्तयाब है और आप आएँ हमारे पास। लोग ये सोचते हैं कि हम पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे और हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आते हैं, जो कि बाद में हमें डिस्क्लोज तो हो जाती है। देखें, वेस्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो उन्हें अगर सर में दर्द भी होता है तो पहले वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि टेंशन क्या ली है जिसकी वजह से सर में दर्द है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम हाइड करते हैं और जब हाइड करते हैं तो मसाइल जो हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं। रिसर्चेस ये कहते हैं कि 80% आपकी फिजिकल इलनेस की जो वजह है वो आपकी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को फिजिकली अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, साइकोलॉजिकली अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखना है तो तब आप रह सकते हैं कि जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, जब आप अपनी वैल्यू करेंगे। और सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चाहते हैं कि आपसे सारे प्यार करें लेकिन खुद आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपने आप को सारा दिन ओवर थिंकिंग में डाली रखते हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग में डाली रखते हैं, आप बुरे लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि आपने ऐसे लोगों के पास बैठना है जो आपकी एनर्जीज को कंज्यूम ना करें बल्कि वो आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। अगर आप किसी शख्स के पास बैठते हैं और वो बैठ के गॉसिप्स करता है, आपकी नेगेटिव बातें करता है, किसी XYZ की नेगेटिव बातें करता है, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मुतासिर कर रहा है। और ज़िंदगी मेरे ख्याल से बहुत कम है, इसे हमें एक पॉजिटिव तरीके से और कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी कंट्रीब्यूशन के साथ हम ज़िंदगी गुजारें ताकि हम यहाँ से जब जाएं तो हमारे पास ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी के लिए टाइम ना हो। यकीनन। शुमारा साहब आपकी तरफ आते हैं। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझती हैं कि इनफरादी लिहाज से या इज्तिमाही लिहाज या सियासी लिहाज से देखा जाए तो हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमारा क्या किरदार है और किस तरह अपने मुआशरे को हकीकी तब्दीली की तरफ ला सकते हैं? महविश, देखें, हम ब्लेम तो करते हैं, पिछली हुकूमतों को ब्लेम करते हैं। अब देखें, मैं अगर सियासी जमात को रिप्रेजेंट करूँ डेफिनेटली हम लोग अभी इक़्तिदार में उस हवाले से मैं बात करूँगी, उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगी। ओवरनाइट कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। तब्दीली का अमल मुमकिन है, तब्दीली मुमकिन नहीं है। एक पूरी नस्ल की कुर्बानी चाहिए। जहाँ पे आपका इतने सालों का गंद हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि महविश, आपका घर अभी शिफ्ट हुआ है, आपका किचन भी सेट नहीं है, आपका कमरा भी सेट नहीं है और आप शाम में तैयार होकर आ जाएं, तो आप कहेंगे मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ, मुझे जूते कपड़े कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं। तो हम ये दावा तो कर सकते हैं, चीज़ें मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर उनको स्ट्रीमलाइन लाने में वक्त लगेगा। थोड़ा सा वक्त हमें देना चाहिए। कम से कम हमें ये पता है कि हमारी लीडरशिप ऑनेस्ट है। हमारा जो मैं सिर्फ अपने लीडर वज़ीर आज़म साहब की बात करूँगी। डेफिनेटली जब हमें पता होगा कि उसकी पूरी दुनिया में एक शनाख्त है और वो जानते हैं लोग कि वो ऑनेस्ट बंदा है, तो थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और वक्त लगता है, ओवरनाइट कोई भी तब्दीली नहीं होती और हमें अपने अंदर भी तब्दीलियाँ लानी है। सब्र, बर्दाश्त। अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हमें उन एक्सपेंस को खुद अपनी चादर के हिसाब से फैलाना चाहिए ना, कि कितने हम, अगर आप देखें ट्रैफिक को देखें बढ़ रहा है, गाड़ियाँ हमने 2-2, 3-3, अब पहले हमारे बचपन में कहाँ ये सब कुछ होता था। अब भी हम जा रहे हैं तो हम फास्ट फूड्स भी जा रहे हैं, एप्स भी लॉन्च हो गई हैं जी होम डिलीवरी फूड के लिए। इसका मतलब है हम लोगों ने अपने वसाइल खुद बढ़ा दिए ना, हमने खर्च अपना खुद बढ़ा दिया, उसको हमें खुद कंट्रोल करना होगा। वो इनफरादी तब्दीली हमने खुद लेकर आनी है ताकि हुकूमत के ऊपर बर्डन कम पड़े। तो वो तो हमने खुद ही थोड़ा सा हुकूमत के साथ अपने आप को भी लेके चलना होगा। सही, बस यही एक बात मैं कहना चाहूँगी। ठीक होगी। एहसन साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह हम अपनी इस्लाह करें, अपनी नौजवान नस्ल की बेहतर रहनुमाई करें ताकि वो मुआशरे के लिए, अपने लिए बेहतर खिदमात सर अंजाम दे सकें? बड़ा आसान फार्मूला है जी, और फार्मूला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, इसको थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक। और आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमोस्ट सारी मुस्लिम उम्मा, उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने सुन्नत को छोड़ दिया है। कुरान का जो हकूक़ हैं वो हमने पसे पर्दा डाल दिए हैं और उसको हम इस्तेमाल कब करते हैं, गुलाफ में चढ़ा के रखते हैं। जब कसम उठानी हो तो हम कुरान ले आते हैं, जब हमने
रुखसती करनी है बेटी की, बहन की, तो उसके सर पे कुरान रख लेते हैं, फिर उसको गुलाब चढ़ा के ऊपर रख देते हैं। ये तो मैनुअल है ना। ये मोबाइल एक हम उठा लेते हैं, नया ले आते हैं, एक हफ्ता हम उसके पीछे लगे रहते हैं कि इसके मोबाइल में फंक्शन क्या क्या है। इसकी मैनुअल पढ़ो, वीडियो देखो, और वो जो मेरी आपकी हम सब की जिंदगी की मैनुअल है, उसके साथ हम कितनी ज्यादती करते हैं कि उसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। तो ये बेसिकली उसके साथ ज्यादती नहीं है, हमारे अपने साथ, खुद के साथ। बिल्कुल। तो ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, बहुत इंटेलेक्चुअल कौम है हमारी, बहुत अच्छा काम करती है, जिधर यानी एक तरफ चल पड़े ना तो बड़े बड़े कमाल करती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जाना हमने जो है वो डेस्टिनेशन हमारी कराची है, और हम जो है वो बैठे मरी वाली बस में हैं। ये हमें सीधा करना है कि अगर हम बस का मुंह कराची की तरफ कर ले तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, इसी में अपना लास्ट मैसेज भी इंक्लूड कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। जी, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा मुल्क दिया है, और ये मुल्क हमने दीन के नाम पे ही लिया है। तो अगर यानी एट मैसेस या गवर्नमेंट लेवल पे हम इसको फौरन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने घर में तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो करें, तो तब्दीली वहीं आएगी। अगर मेरा घर दीनी हो जाएगा, मेरा पड़ोस हो जाएगा, मेरा पड़ोस होगा मेरा शहर, तो मेरा मुल्क भी दीनी हो जाएगा। यकीनन यकीनन। तो इंशाल्लाह ये रास्ता है जी। बिल्कुल जी। इसी तरह से हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगी एक शेर की सूरत में कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हमें खुद ख्याल नहीं आएगा तब तक हम नहीं बदल सकते हैं, और ना ही कोई खुदा भी आपकी हालत को नहीं बदल सकते जब तक आपने खुद नहीं चाहा। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि रास्ता ये है, और इस रास्ते पे कामयाबी तब मिलेगी जब तुम इस रास्ते के ऊपर चलोगे। और जब आप उस रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे, अच्छी बातें हर जगह पे लिखी होती हैं, अमल नहीं है, अमल करना बहुत ज़रूरी है। जी इस्माइला साहब, आपका मैसेज? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक्सेप्टेंस हम में होनी चाहिए। कामयाब आदमी कभी भी तनकीद नहीं करता, वो तनकीद के बजाय इस्लाह की तरफ जाता है कि मैं क्या बेहतरी लेकर आ सकता हूँ माशरे में, अपने अंदर, अपने घर में, अपने बच्चों की तरबियत में। तो पहले हमें इस्लाह वहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से हमारा जहाँ जोर चलता है वो हमारा घर होता है, हमारी घर की बाउंड्रीज होती हैं। यकीनन वहाँ से इस्लाह ज़रूर शुरू करें। यकीनन। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर से अपनी इस्लाह का आगाज़ करें, ख़ुद से इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। तो जब हम ख़ुद को संवार लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो यकीनन हमारे पूरे मुआशरे की, हमारे मुल्क और कौम की भी इस्लाह होगी। और जिस हकीकी तब्दीली की हम बात करें, यकीनन वो हकीकी तब्दीली हमें दिखाई देगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।